अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दी पेक्टर लर्नर्स क्लब। हम चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के एमसीक्यूज कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ आवर बुक। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट्स, आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखा हुआ है, F इज टू एम ए हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो जो उसका मैस है, मेजर ऑफ मैस, जिसको हम इनर्शिया भी कहते हैं, जो रोटेटिंग बॉडी के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाती है, मैस को हम रिप्लेस कर देते हैं आई से, और लीनियर एक्सेलरेशन को सर्कुलर एक्सेलरेशन यानी रोटेशनल एक्सेलरेशन से। और जो फिर हमारे पास फोर्स होगी, हमने फार्मूला पढ़ा है आई अल्फा इज इक्वल्स टू टॉक। तो जो फोर्स लग रही है वो इक्वल होगी हमारे पास टॉक के। टॉक हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन और डूइंग इज लीनियर मोशन, तो उसके लिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास ये F इज इक्वल्स टू एम ए। लेकिन जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके लिए हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फा हो जाता है, जो कि स्टेट करता है कि टॉर्क अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यानी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम्स का मतलब ये होता है द एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। स्टूडेंट्स, जस्ट ये की कॉन्सेप्ट है, आप इसको जहन में रखें। इसका जो बाकायदा तौर पे सोल्यूशन होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप अजीम पब्लिशर्स की बुक इस्तेमाल किया करें। खैर, मैं आपको इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो देखते हैं कि 3.2 स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है। वट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ डाइवर वाइल डाइविंग इन द पूल। पूल में डाइव करते हुए डाइवर की जो पोजीशन चेंज करता है उससे क्या इफेक्ट होता है उस पर। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर हमने उसी एग्जांपल्स में पढ़ा था कि इफेक्ट डाइवर की पोजीशन जब वो डाइव करने लगता है वो आपके पास कैसे उसकी एग्जांपल है। तो हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और हमारे पास जो यहाँ पर डब्ल्यू है वो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई डाइवर अपनी पोजीशंस को चेंज करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफेक्ट होगा, उससे एंगुलर वेलोसिटी इफेक्ट होगी, और जो थर्ड टर्म होगी वो रोटेशनल स्पीड इफेक्ट होगी इससे। और ये जो रोटेशनल स्पीड है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से होगी। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इस तरह से एरो डाउन आपके पास डिक्रीज को शो कर रहा है और एरो अप आपके पास इंक्रीज को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, हाउ डू वी गेट बटर फ्रॉम द मिल्क बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूज। हम बटर को किस तरह से दूध से अलग कर सकते हैं। बटर को अलग करने के लिए हम एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं चर्निंग। अब इसमें क्या होता है, ये क्रीम को मिल्क से अलग कर लेता है। इसके लिए आप सोचें कि सपोज करें आपके पास ये बोतल है और बोतल को हम रोटेट करवाते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ इसको रोटेट करवाया जाता है तो जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो इसकी नेक की तरफ गैदर हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल द लाइट पार्टिकल्स गैदर, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं। और हैवी पार्टिकल्स में अब हमारे पास स्किम्ड मिल्क आता है। जब भी दूध के ऊपर से मलाई उतार दी जाती है तो उसको हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं। और जो जितने लाइट पार्टिकल्स होते हैं, मक्खन, मलाई वगैरह, वो सारे हमारे पास ऊपर जमा हो जाते हैं। अगर आप बोतल की एग्जांपल नहीं लेना चाहते तो आप ये सेंट्रीफ्यूज की ले सकते हैं। ये भी यही काम ही करती है। ये डेंसर को लाइटर पार्टिकल्स से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब इसको हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो ये हमारे पास डेंसर पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम। डेंसर पार्टिकल्स जो है वो नीचे जमा हो जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स विल राइज अप, और जितने हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर हो जाते हैं एट द टॉप ऑफ द सैंपल ट्यूब। 4 की स्टेटमेंट है, मैस इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के अंदर मैस मेजर ऑफ इनर्शिया है। व्हाट इज़ इट्स एनालॉग इन रोटेशनल मोशन। जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होगी तो उस केस में हमारे पास इसका एनालॉग क्या होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये देखना होगा कि जो मैस है ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास मैस का एनालॉग होगा। इसका मतलब है इट मेजर्स ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी रोटेशन में चेंज करने के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत को मेजर करता है।
जो टर्म्स हमने लीनियर मोशन में पढ़ी F = m में, उसमें हम फोर्स को टॉर्क से, m को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, a को एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिप्लेस करवाएंगे। तो हमारे पास एंगुलर मोशन के लिए कौन सा आ जाएगा रिलेशन, T = टॉर्क = मोमेंट ऑफ इनर्शिया और साथ एंगुलर एक्सेलरेशन। और लीनियर मोशन के लिए हमारे पास क्या था, F = ma, इस तरह से। तो हम लिखेंगे द एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच मेजर्स ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स रोटेशन। फिर आप लिखेंगे लीनियर मोशन के लिए ये था और एंगुलर मोशन के लिए। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। और ये मैंने इसके आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया था कि किस तरह से लीनियर और रोटेशनल मोशन के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। 3.5 है हमारे पास कि एक कार जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसका टर्न लेना उसकी निस्बत क्यों मुश्किल है जो चीज़ स्लो स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो कार का हाई स्पीड के साथ टर्न करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने दो फोर्स पढ़ी हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे कोई बॉडी मूव कर रही है तो जो अंदर की जाने फोर्स लगती है उसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं, और जो आउटवर्ड लगती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे ही स्पीड ज़्यादा होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा हो जाती है, स्पीड कम के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होती है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर से लगने वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना और उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर सड़क और टायरों के दरमियान इनफ फ्रिक्शन नहीं है तो कार के स्किड करने का भी खतरा बढ़ जाता है, एक्सीडेंट का खतरा और उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो नेसेसरी फ्रिक्शन भी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद 3.6 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेयर व्हील्स ऑफ हैवी व्हीकल्स कंसिस्टेड ऑफ डबल टायर्स। बच्चों, रेयर व्हील्स वो होते हैं जो ट्रक के बैक साइड पे अवेलेबल होते हैं, इस तरह से। अब आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रक के एक व्हील की जगह वहाँ पर दो व्हील जो है वो इकट्ठे लगाए जाते हैं और एक साइड पे दो इकट्ठे व्हील्स चलते हैं। इस तरह उसकी दूसरी साइड होती है वहाँ पर भी दो इकट्ठे व्हील्स जो हैं वो चल रहे होते हैं ट्रक के नीचे। अब उसका एडवांटेज क्या है हमारे पास, क्योंकि अब ट्रक्स जो होते हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट को कैरी करना होता है, तो जो दो टायर इकट्ठे हैं इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। इस तरह से ये वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं क्योंकि ये डबल जो होते हैं। इसके अलावा ये स्टेबिलिटी को ज़्यादा करने में हमारी हेल्प करते हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप भी होती है रोड के ऊपर क्योंकि इसने वाइडर एरिया ऑफ द रोड कवर किया होता है। तो अगर टायर फेलियर भी हमारे पास अकरेंस हो जाए, टायर फेल हो जाए, तभी हमारी सेफ्टी जो है वो काफ़ी हद तक इंश्योर रहती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं डबल टायर को इस्तेमाल करने के लिए। मोस्टली इनको यहाँ पर कार ट्रक के एंड पर ही लगाया जाता है। तो ये कुछ रीज़न है इसकी वजह से हम ट्रक के लिए डबल का टायर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ मूविंग कार टर्न्स अराउंड अ कॉर्नर टू द लेफ्ट इन व्हाट डायरेक्शन डू दी ऑक्यूपेंट्स टेंड टू फॉल। अब जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही होती है तो एक फोर्स जो बाहर की तरफ लगती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑक्यूपेंट्स राइट की तरफ गिरेंगे। अगर ये कार है हमारे पास तो यहाँ पर जो पैसेंजर बैठे हैं उनका ये राइट है और ये उनका लेफ़्ट है, वो हमेशा राइट की तरफ गिरने की तरफ ही रहेंगे क्योंकि उनको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है जो पुश कर रही है दैम अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न, राइट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक बॉडी जो मूव कर रही हो यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर पाथ, वाई इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। हमेशा उसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ ही क्यों होता है, इसके रीज़न ये है कि हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। उसकी डायरेक्शन जब यहाँ पर अगर हम टेंजेंट करें तो उसको फिर सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव करवाते हमारे पास एक पूरा सर्कुलर ट्रैक बन जाता है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही होती है फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। तो इस वजह से इसको सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है mv² डिवाइडेड बाई आर, जहाँ पे mv² डिवाइडेड बाई आर आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है AC, और जो AC है वो डायरेक्टेड ऑलवेज इनवर्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ड्यू टू दिस रीज़न हमारे पास हमेशा उसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ ही होता है। 3.9 है हमारे पास, एक एस्ट्रोनॉट, वाई डज एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस वाइल ऑर्बिटिंग फ्रॉम द अर्थ इन अ स्पेसशिप। एक स्पेसशिप के अंदर या कोई भी सैटेलाइट है उसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट जो है वो बैठा हुआ है और वो स्पेसशिप अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। क्वेश्चन ये है
कि वाई इट फील्स वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब है इट फील्स, इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मेरा कोई वज़न नहीं है। और ये किस लिए होता है? क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली फ्री फॉल कर रहा होता है अराउंड द अर्थ, जिसकी वजह से ये इक्वल एक्सेलेरेशन ऑब्जर्व करते हैं। एक्सेलेरेशन हमारे पास ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है और इसके एस्ट्रोनॉट के ऊपर कोई भी नॉर्मल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। FN हमारे पास 0 होता है। इन दो रीजंस की वजह से ये अपने आप को वेटलेसनेस की कंडीशन में फील करता है। तो फर्स्ट है ड्यू टू स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यूस फॉल टुवार्ड्स द अर्थ, और सेकेंड है फॉर इट एक्सपीरियंस नो नॉर्मल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको समझाया है उसके लिए अगर आप ये आंसर्स कर लें और जो मैंने की पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आप याद कर लें, तो इंशाल्लाह आपका 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा।